1192 में भारत के सरजमी पे अपनी हुकूमत कायम करने के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी भारत में फतह किए हुए इलाकों की हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी अपने 3 गुलाम को देकर खुरासान वापस चले जाते हैं। जी हाँ, मुल्तान और सिंध के सूबेदार बनाते हैं नसीरुद्दीन कबाचा को, पेशावर और पंजाब के सूबेदार बनाते हैं ताजुद्दीन यलदोस को, और राजस्थान से लेकर राजस्थान के पूरब हिस्सा उत्तर प्रदेश के सरहद तक, उत्तर प्रदेश, मौजूदा मध्य प्रदेश का उत्तर हिस्सा और दिल्ली, इस सारे इलाका के सूबेदार बनाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को ये भी जिम्मेदारी देते हैं कि मुल्तान, सिंध, पेशावर और पंजाब में जो 2 सूबेदार हैं उनके काम पर भी वो निगरानी करेंगे। उसी दौर में सन 1196 में 18 साल के एक नौजवान कलंदर, जी हाँ, नौजवान कलंदर सूफ़ी, जिनका नाम था सैयद उस्मान मरवांडी, ईरान से आते हैं और सिंध के सिवान में बस जाते हैं, वहीं अपना आस्थाना डालते हैं। ये मरवांडी बाद में शाहबाज कलंदर नाम से मशहूर हो जाते हैं। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ वाक़या में बहुत गुस्सा में गुलाल हो गए थे, तो मशहूर हो गए झूलेलाल शाहबाज कलंदर, जो झूलेलाल शाहबाज कलंदर के नाम से बेशुमार कवाली बहुत कोई गाया है। खैर, अब ये 3 सूबेदार अपनी हुकूमत चलाए जा रहे हैं। उसी दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक एक नहायत काबिल, होनहार, तालीम याफ्ता गुलाम ख़रीदते हैं। अरबी, फ़ारसी, तारीख़, जोग्राफिया, मैथमेटिक्स, हर चीज़ में काफ़ी इल्म रखने वाला बेहतर तीरंदाज, तलवारबाज, बहादुर जंगी सिपाही, जिनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को काबिलियत की वजह से उन्हें वो अपने फ़ौज में कुतुबुद्दीन ऐबक सिपह सालार बनाते हैं और फिर इल्तुतमिश के साथ अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं और इल्तुतमिश को बदायूं के सूबेदार बनाकर बदायूं भेज देते हैं। वहीं पर सन 1205 में इल्तुतमिश के घर में एक बेटी जन्म लेती है, जिसका नाम रखा जाता है रज़िया। जी हाँ, ये वही रज़िया जो बाद में बनती है रज़िया सुल्तान, भारत के राजधानी दिल्ली के तख्त में बैठने वाली पहली और आखिरी मलका। जी हाँ, न उससे पहले कभी कोई रानी हुकूमत की है, न उसके बाद कभी कोई दिल्ली में हुकूमत की है। खैर, रज़िया बचपन से ही अपने नाना और बाप के बहुत लाडली थी। इसके बाद सन 1206 में मोहम्मद घोरी का इंतकाल हो जाता है। उनके इंतकाल के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आज़ादी ऐलान कर देते हैं, खुरासान से सारा ताल्लुकात ख़त्म कर लेते हैं। मुल्तान और सिंध के सूबेदार नसीरुद्दीन कबाचा का भी दिल में तमन्ना था कि मोहम्मद घोरी के बाद वो बादशाह बनेंगे, लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक आज़ादी ऐलान किए तो उसे खामोशी से कबूल कर लिए, ये सोच कर कि उनके आका मोहम्मद घोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी और इख्तियार दे दिए थे। नसीरुद्दीन कबाचा के काम पर भी निगरानी करने का इख्तियार था उन्हें, तो उसे वो कबूल कर लिए थे। ताजुद्दीन यलदोस भी यही सोच कर कबूल कर लिए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो कल ग़ुलाम थे, अज़ीम सल्तनत का बादशाह बन गए और इस तरह वो अपने सरज़मी पे, भारत के सरज़मी पे ग़ुलाम ख़ानदान की हुकूमत कायम करते हैं। ग़ुलाम ख़ानदान, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसे स्लेव डायनेस्टी कहा है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक एक अज़ीम सल्तनत मुल्तान से सिंध, सिंध से पेशावर, से पंजाब, से दिल्ली होते हुए मौजूदा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का उत्तर हिस्सा, आधा राजस्थान के बादशाह बन गए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने मुल्क में हुकूमत को संभालने के बाद राजस्थान की तरफ आगे बढ़ते हैं और अजमेर से मगरिब की तरफ बाकी इलाक़ों को भी फतह कर लेते हैं और पूरी राजस्थान को अपनी सल्तनत के दायरे में ले आते हैं। जी हाँ, पूरी राजस्थान को अपनी सल्तनत के दायरे में ले आते हैं। उनके एक और सिपह सालार थे मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। वो दक्षिण के रुख आगे बढ़ते हैं और बंगाल और बिहार फतह कर लेते हैं।
اب قطب الدین ایبک حکومت چلا رہے ہیں۔ اسی دوران وہ دہلی کے مہرولی کے پاس شاہ فقیر قطب بختیار کاکی کے استانہ کے پاس ایک شاندار مینار بنانے کا کام شروع کرتے ہیں، جس مینار کا نام رکھا جاتا ہے قطب مینار۔ لیکن صرف 4 سال حکومت کرنے کے بعد قطب الدین ایبک پولو کھیلتے ہوئے گھوڑا سے گر کر مر جاتے ہیں، اور قطب الدین بننے کے بعد قطب مینار کا کام جو ہے وہ وہیں رک گیا، صرف ایک منزل وہ بنائے تھے۔ اسی دوران التتمش کی دوسری بیوی شاہ ترکان ایک بیٹا کو جنم دیتی ہے، جس کا نام ہوتا ہے رکن الدین فیروز۔ اس طرح قطب الدین ایبک کی حکومت صرف 4 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ قطب الدین ایبک بننے کے بعد ان کا بیٹا آرم شاہ تخت میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن حکومت چلانے کی کوئی قابلیت ان میں نہیں تھی۔ پورے ملک میں ایک افراتفری شروع ہو جاتا ہے، غیر قانونی کامیں حرکتیں بڑھنے شروع ہو جاتی ہیں، سارے لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ ایسے وقت میں دہلی میں کوئی نہیں تھا جو سلطنت کے باغ ڈور سنبھال سکے۔ ایسے ہی دنوں میں سن 1211 کے جون مہینہ میں التتمش اپنی فوج لے کر دہلی آتے ہیں اور آرام شاہ کو قتل کر کے دہلی کے تخت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ خیر، تخت میں تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن تخت ان کے لیے کوئی پھولوں کا سیج نہیں تھا، کیونکہ چاروں طرف دشمن سر اٹھا رہے تھے۔ اب اس دور کے تاریخ کی بیاں ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ اگلے قسطوں میں اب اور بھی بیان سنیں گے قمر شامی کی زبان۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہمارا اگلا سارا ویڈیو خود بخود آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اللہ حافظ، جے ہند۔